हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट मैथमेटिक्स जोन में स्वागत है। तो आज का क्लास आपका क्लास 10th का हो रहा है और अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। और ये आज का जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आप लोग को थोड़ा बता दें कि प्रकाश के परावर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा कर के उस वीडियो को भी देख करके नोट कर सकते हैं सारे पॉइंट। इसके बाद फिर इस वीडियो का भी सारा पॉइंट आप नोट कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। हम लोग देख चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है। कि प्रकाश हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु हमको तब दिखाई देता है जब उस पर प्रकाश की किरण पड़ता है। तो हम लोग कोई भी वस्तु को तब देख पाते हैं जब प्रकाश वहाँ पे उपस्थित रहता है। तो जितने भी वस्तु को हम देखते हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। तो प्रकाश के आने जाने के क्रम को हम लोग दो तरह से देखें, प्रकाश के परावर्तन और एक प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आइए अब हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही आज आपका टॉपिक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन जब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण की दिशा में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, और इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। बात समझ में आ गया कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की दिशा में, प्रकाश की किरण की दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, चाहे वो अभिलंब से दूर चला जाए या फिर अभिलंब के करीब चला आए। तो इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। आपको फिगर से समझाएंगे, अभी थोड़ा सा जो लिखे हैं उस चीज़ को देखिए। तो क्या बात कर रहे हैं कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती, किसमें, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा में कुछ परिवर्तन होता है, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आपको यहाँ एक माध्यम याद रखना कि माध्यम क्या होता है। तो दो प्रकार के माध्यम होता है, एक रेयर माध्यम होता है और एक डेंसर माध्यम, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। विरल और सघन माध्यम क्या होता है, जैसे अगर प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये आपका एक परावर्तक सतह है और यहाँ से प्रकाश की किरण इस सतह पे पड़ा। अगर ये वायु है और ये पानी है तो ये आपका हो गया विरल माध्यम। ये कौन सा विरल माध्यम हो गया, विरल माध्यम। और ये कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। ये सघन और ये विरल, क्योंकि नीचे में क्या है, पानी है, और ऊपर में क्या है, वायु है। तो वायु में प्रकाश की किरण आसानी से चल सकती है। सबसे ज़्यादा तो निर्वात में चलती है। निर्वात ये वायु में बोला जाए तो इसका चाल कितना होता है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जब पानी में आ जाएगा तो फिर हीरा में आएगा, तो इस सब में चाल धीरे धीरे इसका कुछ परिवर्तन होता है, यानी घट जाता है। सबसे ज़्यादा अगर प्रकाश की चाल बोला जाए तो किस में होता है, निर्वात में। और सबसे कम अगर प्रकाश की चाल बोला जाए तो हीरा में। क्यों, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इसलिए जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा। ये सारे बात बताएंगे, अपवर्तनांक क्या है, कैसे चाल निकालेंगे, सारे बात आप लोग को निकालने के लिए सिखाएंगे। तभी सबसे पहले देखिए क्या आते हैं कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मानिए कि ये एक वायु है, एक विरल माध्यम हो गया। जैसे ये प्रकाश की किरण पानी में आएगा तो इसके दिशा में थोड़ा सा विक्षोभ उत्पन्न होगा, मतलब इसका डायरेक्शन में, दिशा में चेंज होगा। जब सघन, विरल से सघन में आएगा, या फिर सघन से भी विरल में जाएगा तो पर भी इसके दिशा में कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन आप लोग को समझ में आ गया।
एक बात में अगर बोले एक लाइन में कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके दिशा में कुछ परिवर्तन होता है और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन दो प्रकार के होते हैं। अब आइए उसके प्रकार को देखते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो यहाँ लिख दिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। क्या क्या नियम है? तो पहला नियम देखिए क्या कह रहा है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि किन्हीं भी दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का जो अनुपात होता है एक स्थिरांक होता है। एक क्या होता है? स्थिरांक या नियतांक, एक कांस्टेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यू। तो वही हो गया, ये साइन आई हो गया आपतन कोण की जिया और साइन आर क्या हो गया? अपवर्तन कोण की जिया। और इस दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? एक स्थिरांक बोलते हैं। और इस नियम को हम लोग स्नेल के नियम से भी जानते हैं। इस नियम को क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम आप लोग को याद हुआ कि पहला नियम हो गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या हो गया कि किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का जो अनुपात होगा एक स्थिरांक होगा, कोई कांस्टेंट होगा। अर्थात ये जो बोल रहे हैं इस लाइन को हम इस लाइन में भी बोल सकते हैं, अर्थात साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू म्यू। आपको कभी कभी एग्जाम में दे देगा कि साइन आर बटे साइन आई इक्वल टू म्यू, या फिर साइन आई बटे साइन आर, या साइन आई प्लस साइन आर बराबर म्यू। तो आपको ध्यान रखना कि साइन आई बटे साइन आर होता है, ना कि साइन आर बटे साइन आई। बात समझ में आया कि आपतन कोण की जिया बटे अपवर्तन कोण की जिया इक्वल टू कोई भी स्थिरांक, और इसको इस स्थिरांक का नाम क्या है? म्यू है। अब आपको फिगर से समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक लाइन और बचा है, इस लाइन को पढ़ लीजिए। क्या कहता है कि नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। ये जो म्यू है, ये जो नियतांक है, हम लोग क्या बोलेंगे? नियतांक को पहले माध्यम, कोई भी माध्यम हो, चाहे वो रेयर माध्यम हो या फिर डेंसर माध्यम हो, विरल माध्यम हो या सघन माध्यम हो, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? एक दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोलेंगे। और इस नियम को क्या बोलेंगे हम लोग? स्नेल का नियम बोलेंगे। क्या समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अब देखिए, इस बात को जितना अभी हम लोग पढ़े, जितना भी अभी हम लोग देखें, इस बात को आइए एक फिगर से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आप लोग समझिएगा। अब देखिए, ये एक परावर्तक सतह हो गया, ठीक। इसके नीचे में माध्यम, एक दूसरा माध्यम हो गया। मान लीजिए ये वाटर है और ये क्या है? एयर है, हवा है। बात समझ में आ गया? तो जैसे प्रकाश की किरण हवा से जब वाटर में जाना स्टार्ट करेगा, तो ये क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए, ये आप इस किरण को क्या नाम देंगे? आपतित किरण। आपतित किरण हो जाएगा, ठीक। ये क्या आपका
ये अभिलंब है, ये लंब भी बोल सकते हैं कभी कभी, कभी कभी क्या लंब भी बोलता है, या अभिलंब बोलिए पूरा अच्छा से। ठीक, ये विरल माध्यम हो गया, आसान वाला माध्यम। ये क्या हो गया, सघन माध्यम। यदि हम आपको रोड पे चलने के लिए कहेंगे और फिर पानी में चलने के लिए कहेंगे तो आप सबसे ज़्यादा कहाँ आसानी से चल सकते हैं? आप रोड पे सड़क पे चल सकते हैं, लेकिन आप पानी में आसानी से नहीं चल सकते, लेकिन आपको कठिनाई होगा। तो इसलिए ये सघन माध्यम हो गया और ये क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। तो प्रकाश की किरण, आपतित किरण कहाँ से, विरल माध्यम से किस में प्रवेश कर रही है, सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो ये जो है, तो ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, इसको आना था ऐसे सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ये क्या कर देगा, दिशा में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देगा। तो इस जो दिशा में परिवर्तन कर दिया, तो इस किरण को अब क्या बोलेंगे हम लोग, इस किरण का नाम क्या आ जाएगा, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, बात समझे? तो अपवर्तित किरण ये हो गया, और ये कौन सा किरण हो गया, ये हो गया आपतित किरण। अभिलंब और आपतन, आपतित किरण के बीच में जो भी कोण बनेगा उस कोण को हम लोग बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण कहलाएगा। ठीक, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो भी कोण बनेगा इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण। तो अपवर्तित कोण आर, आपतित आपतन कोण क्या हो गया, आई हो गया। और जहां पे ये बिंदु सब मिल रहा है इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या नाम देंगे इसका, आपतन बिंदु। एकदम से धीरे धीरे पढ़िए, हौला हौला मत समझ के पढ़िए, आपतन बिंदु। तो यही बात देखिए, क्या बताएं प्रकाश का अपवर्तन, कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से, देखिए तो वायु से किस में जा रहा है, वाटर में जा रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा में कुछ परिवर्तन होता है। देखिए तो जैसे ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया तो इसके दिशा में कुछ परिवर्तन हो गया, और इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए आपको एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो देख, जब प्रकाश की किरण, आपको देखिए कैसा क्वेश्चन पूछेगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर जाती है या फिर अभिलंब की ओर आती है। तो आपको क्या बताना कि अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर आती है, मतलब अभिलंब की ओर झुक जाती है। यही जब आपको इस रूप में पूछा जाए कि ये आपको दे दिया जाए वाटर और ये हो गया एयर, ठीक, मान लीजिए अब प्रकाश की किरण वाटर से किस में प्रवेश करेगा, वाटर से जैसे ही ये इस माध्यम को हम लोग बोलेंगे सघन माध्यम और इस माध्यम को बोलेंगे विरल माध्यम। समझिएगा कि जब वाटर से जैसे ही एयर में आएगा तो ये थोड़ा सा अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम पानी से दौड़ते दौड़ते जब सड़क पे आ जाएंगे तो मेरा चाल क्या आ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। अब फिर जब सड़क पर से दौड़ते दौड़ते से फिर पानी में जैसे जाए इन करेंगे तो मेरा चाल क्या आ जाएगा, घट जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ है कि जब प्रकाश की किरण वाटर से हवा में आएगा तो इसका चाल में परिवर्तन हो जाएगा, इसकी दिशा क्या आ जाएगा, अभिलंब से दूर भागेगा। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगा, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा प्रकाश की किरण तो अभिलंब से ये क्या आ जाएगा, दूर जाएगा। लेकिन ये कोण आर ही रहेगा और ये कोण आई ही रहेगा, और ये आपतित किरण ही रहेगा और ये कौन सा, अपवर्तित किरण ही रहेगा। और इस बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये क्या था, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब आइए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कुछ घटनाएं घटती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कुछ घटनाएं घटती है।
तो क्या क्या घटना घटती है, तो देखिए कि तारों का टिमटिमाना, हाँ, जब तारे टिमटिमाते हुए हमको दिखाई देता है तो वो किसके वजह से टिमटिमाते हुए हमको दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन, नोट परावर्तन, अपवर्तन के नियम से। फिर द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देता। जब आप पानी में क्या कीजिएगा, पैर लटका के रखिए रहिएगा ना, तो आपका लगेगा पैर वह टूट गया है, हाँ, मतलब टेढ़ा पैर है, इस तरह से। उसी तरह से आप छड़ी को भी, कोई भी स्टिक को अगर पानी में डुबा के रखिएगा तो आपको दूर से देखने के बाद लगेगा क्या, कि छड़ी जो है वो टूटा हुआ है, या फिर उसमें क्या है, हाँ, टूटा हुआ मतलब वो थोड़ा सा सीधा नहीं है, टेढ़ा है। फिर दूसरा बात, तीसरा बात क्या हो गया कि सूर्यास्त के पहले, सूर्य उदय के पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य दिखाई देता है। जब आप देखिएगा सुबह सुबह, आप देखिएगा सूर्य अभी उगा भी नहीं है और उसके 2 मिनट पहले हमको दिखाना स्टार्ट हो जाता है। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्य जब हमको दिखाई देता है सुबह सुबह तो वो 2 मिनट पहले दिखाई देता है, सूर्य उगा भी नहीं रहता और उसके 2 मिनट पहले हमको सूर्य दिखाई देने लगता है। अब फिर जब सूर्यास्त होने लगता है, सूर्य जब डूबने लगता है, तो सूर्य डूबने के बाद के भी हमको 2 मिनट बाद दिखाई देता है। वो किसके वजह से, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के वजह से। प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता तो ऐसा हम लोग को कुछ भी दिखाई नहीं देता। और तारे जो टिमटिमाता है उसमें वायुमंडल है, वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटती है, जिसके कारण हमको कभी इधर तारा टिमटिमाते हुए नजर आता है, कभी इधर तारा टिमटिमाते हुए नजर आता है, हाँ। तो ये सभी घटना किसके वजह से हो रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के वजह से। इसके बाद तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर कि पानी से भरे बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आप देखिएगा कोई भी बर्तन ले लीजिए, उस बर्तन में आप क्या कीजिए, एक मिनट, चलिए इस बात को हम लोग फिगर से समझते हैं। देखिए तो क्या बताएं कि पानी से भरे बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये कोई टब है, ये एक टब है, इसमें हम क्या डाल दिए, पानी डाल दिए। इसमें पानी डाल दिए हैं और ये मेरा क्या है, एक सिक्का है। तो ये जो वास्तविक गहराई इसका जो होगा ना, इससे थोड़ा सा हमको ये ऊपर ही दिखाई देगा। किसके वजह से, बस प्रकाश के अपवर्तन के वजह से। अगर प्रकाश के अपवर्तन की घटना नहीं यहाँ पे घटता तो फिर हमको दिखाई ही नहीं देता। और ये तभी दिखाई दे सकता है जब इस पे प्रकाश की किरण पड़ेगा, और जब प्रकाश की किरण इस पे पड़ेगा तो जरूर है कि इस पे प्रकाश का अपवर्तन की घटना घटेगी। इसलिए ये वास्तविक गहराई से हम लोग को थोड़ा सा ये क्या आता है, ऊपर दिखाई देता है। जैसे आप मछली मारने को देखे होंगे, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, मछली है, हाँ। इस मछली को आपको निशाना लगाना है, निशाना लगाने के लिए बोला जाए आपको, तो आप कहाँ पे लगाइएगा। आप सोचिएगा कि यहाँ पे मछली है, यहाँ पे नहीं, ये थोड़ा सा पानी से ऊपर दिखाई दे रहा है। और आपको जब भी निशाना लगाना है तो मछली की वास्तविक गहराई से जहाँ पे मछली है उसके नीचे निशाना लगाना पड़ेगा, तभी आपसे ये मछली निशाना में आपके निशाने में आ सकता है। ऐसे ये फिर ये बच के निकल जाएगी। आप ऊपर भी लगाइएगा तो फिर बच के चले जाएगी, यहाँ पे लगाइएगा भी तो बच के। आपको मछली से, वास्तविक मछली की गहराई से थोड़ा सा नीचे लगाना पड़ेगा। ये किसके वजह से, प्रकाश के अपवर्तन के वजह से थोड़ा ये वास्तविक गहराई से ये ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इसी के लिए। इसके बाद 5वां पॉइंट देखिए कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देता है। वास्तविक वही बात बताएं जो अभी फिगर में बताएं। इसलिए हम लोग को जब भी मछली को निशाना लगाना होगा तो मछली के नीचे, उसके नीचे लगाएंगे। तो ये क्या था, आपका प्रकाश का अपवर्तन था। हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके, उसके नियम पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो इसका वीडियो इसके लिंक में दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है।
और आज हम लोग पढ़े प्रकाश का अपवर्तन, फिर प्रकाश के अपवर्तन के प्रकार पढ़े, कितने प्रकार के नियम होते हैं वही नियम प्रकार। इसके बाद प्रकाश अपवर्तन के कारण होने वाले कुछ घटनाएं को पढ़े। अब ये दोनों पढ़ लिए। अब देखिए जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको दर्पण के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ दर्पण पढ़ेंगे। और प्रकाश का जब अपवर्तन पढ़ेंगे तो उसके साथ क्या पढ़ना पड़ेगा, लेंस पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग शुरू से आते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन पढ़े तो अब वहाँ से दोनों को नीचे ले रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ क्या पढ़े, इस चैप्टर का जो चैप्टर का नाम है ना प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, तो अभी हम लोग सिर्फ क्या देखें, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये दोनों चीज़ हम लोग एकदम से क्लियर कर चुके हैं इस वीडियो में और इसके पहले वाले वीडियो में। अब हमको किसके बारे में पढ़ना है, अब दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद फिर इसके बाद लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर दोनों का दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, फिर ये सब प्रूव्ड करेंगे। तो आइए अब हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ते हैं कि दर्पण क्या होता है। यहाँ तक तो आपका हो चुका है। तो चलिए दर्पण क्या है तो समझिए। दर्पण मिरर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर। तो दर्पण या मिरर क्या है, वैसी चमकीली सतह जो परावर्तन के निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करता है, डेट मीन्स मिरर दर्पण कहलाता है। बात समझे कि दर्पण एक चमकीली सतह है, दर्पण एक चमकीली सतह है और ये परावर्तन का एक जो निश्चित नियम होता है कि जितना उधर से प्रकाश आएगा उतना रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर ऐसा ये घटना घटा तक ऐसा घटना घटता है इसके साथ, हाँ, तो ये क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। बात समझे। तो वैसी चमकीली सतह जो अपवर्तन के नियमों के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं कि दर्पण के प्रकार। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है। कौन कौन, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर को हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण और स्फेरिकल मिरर को बोलते हैं हम लोग, स्फेयर मतलब गोला, मतलब गोलीय दर्पण। बात समझे। तो समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं है। समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, एकदम समतल हो, प्लेन हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। तो आइए देखते हैं कि समतल दर्पण प्लेन मिरर की परिभाषा क्या है। तो समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर। तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। सिंपल परिभाषा लिख करके दिए आप लोग को, एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। समतल दर्पण क्या, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण की अगर त्रिज्या की बात बोला जाए, आपसे पूछ देगा, एग्जाम में पूछता है कि समतल दर्पण की त्रिज्या क्या होती है। तो समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत होती है, अनंत होती है। आप जहाँ तक आप इसको खींच के ले जाइएगा तो ये सभी क्या कहलाएगा, समतल दर्पण ही कहलाएगा। इसलिए इसकी त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। अब हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, हाँ, वो क्या हो, किसी खोखले गोले का भाग हो, उसे हम क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे। जैसे आपको दिखा रहे कि वो एक गोला होगा, लेकिन वो कैसा गोला होगा, खोखला गोला होगा और उसका परावर्तक सतह होगा। जैसे मान लीजिए ये, हाँ, तो ये आपका एक गोला है, इसको केंद्र मान लिए और इसका परावर्तक सतह एक इधर क्या कर रहे हैं, रंग रहे हैं, हाँ, तो इसका परावर्तक सतह एक ये वाला हो गया और एक इससे बाहर वाला रंग देते हैं। तो एक परावर्तक सतह ये अंदर वाला हो गया और एक बाहर वाला हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। जिसका परावर्तक सतह एक गोले के आकार का हो उसे हम लोग, खोखले गोले का भाग हो उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। कौन कौन, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, और ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब इसको पहचान कैसे करेंगे, तो जैसे जिसकी परावर्तक सतह, हाँ,
जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। क्या हो? उभरा हुआ, ऊपर उठा हुआ हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। और जिसकी परावर्तक सतह क्या हुआ हो? जिसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। तो ये सभी क्या है? परावर्तक सतह प्रकाश की किरण है और परावर्तक सतह पर पड़ रहा है। तो इसलिए ये पार्ट मेरा क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण, और ये मेरा क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर और इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। बात समझ में आ गया? हाँ, तो ये कॉन्वेक्स मिरर और ये कॉनकेव मिरर। तो बात समझ में आया कि उत्तल दर्पण का परिभाषा आप लिख लीजिएगा। हम बोल देते हैं कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, वक्रित हो, वक्रित भाग उभरा हुआ हो, उसे हम उत्तल दर्पण बोलेंगे। और वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, हाँ, के वैसा, या फिर ये भी बोल सकते हैं वैसा परावर्तक सतह जिसका वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह केंद्र की ओर हो। किधर हो? केंद्र की ओर हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण बोलेंगे। और वैसा परावर्तक सतह वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह केंद्र से बाहर हो। केंद्र से क्या हो? बाहर हो, तो उत्तल दर्पण बोलेंगे। जिस तरह से आप परिभाषा अपने मन में बैठा करके याद कर सकते हैं, उसी तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये क्या था? तो ये हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ें, और हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, इसका स्थिति जानेंगे कि किसी भी वस्तु को अनंत पे रखा जाए, वक्रता केंद्र पे रखा जाए, फोकस दूरी पे रखा जाए, तो इसका प्रतिबिंब कब कैसा बनेगा, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, हाँ, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, ये सारी बात अगले वीडियो में अब देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग दोनों वीडियो को देख करके अच्छा से नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मन से पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।